हेलो टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल नेम्ड विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं हिमांशी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ HYA क्लास 12th अकाउंटेंसी। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी नेम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम व्हाट्सएप करें। इसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने MCQ। कंपनी की पूंजी को इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच आर कॉल्ड। ऋण पत्र, डिवेंचर, अंश, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड। आंसर है शेयर। सेकंड, ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करने पर किस खाते में जमा किया जाता है। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। डिबेंचर अकाउंट, ऋण पत्र खाता, बैंक लोन अकाउंट, बैंक ऋण खाता, ऋण पत्र धारक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट या ऋण पत्र सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। द आंसर इज डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट है ए और बी साझेदार हैं जो 4:1 के अनुपात में लाभ हानि को साझा करते हैं। ए ने अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी ने अपने हिस्से का सेम 1/4 भाग सी के पक्ष में समर्पण कर दिया। तो सी का हिस्सा क्या होगा? 3/4, 1/5, 1/10 या 3/10। द आंसर इज 3/10। कैसे? सबसे पहले हम 1/4 ऑफ ए का हिस्सा लेंगे। ए का हिस्सा है 4/5, 1/4 ऑफ 4/5 और ऐसे ही 1/4 बी ने दिया तो 1/4 ऑफ बी का हिस्सा लेंगे, 1/4 ऑफ 1/5 और इनमें जो आंसर आएंगे उन्हें आपस में प्लस कर देंगे जो आएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसूली खाता एक डैश खाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल, रियल, पर्सनल और रियल एज वेल एज पर्सनल। द आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। फिफ्थ, लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ है। गेनिंग रेशियो रेफर्स टू ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। The answer is new ratio minus old ratio. Next, sixth is out of the following items which is not shown in receipt and payment account of a not for profit organization. इनमें से क्या रिसीट और पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शो नहीं होता? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन ड्यू, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज सब्सक्रिप्शन ड्यू क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे कैश ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि कैश नेचर के होते हैं। नो मैटर कि वो इस साल का है, पिछले साल का या आने वाले साल का है। ए और सी एक तो हमें एडवांस में मिले हुए हैं यानी कैश में आया है और एक लास्ट ईयर रिसीव्ड हो चुके हैं यानी वो भी कैश आ चुका है, बट बी में अभी तक कैश नहीं आया इसलिए बी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ अ पार्टनर विड्रॉज 10,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट रेट है ड्रॉइंग पे 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1,350, 2,250, 900 या 1,800। द आंसर इज़ 1,800 बिकॉज इन्होंने ये डिफ़ाइन नहीं कर रखा कि क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाले हैं या फिर एंडिंग में निकाले हैं, तो हम मानेंगे कि मिड में निकाले हैं। इसके अकॉर्डिंग 6 मंथ पे लगेगा यानी कि इसकी कैलकुलेशन होगी 10,000 एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं इंटू 4, 40,000 इंटू 9%, 9/100 इंटू 6 मंथ पे लगेगा पूरे ईयर के, तो 6/12 इज इक्वल्स टू 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है?
गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, करंट एसेट, इंटेंजिबल या वेस्टिंग एसेट? द आंसर इज गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट, डी। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/2, 1/4 और 1/4 में। अगर बी की रिटायरमेंट हो जाती है तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? इनका रहेगा 2:1, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑफ PRSR ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का रूल नंबर 1 है कि अगर हमें रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी सिचुएशन नहीं दे रखी हो तो हम यही मानेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो पुरानी रेशो में ही PSR रखेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर? सभी ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन संचय को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिंकिंग फंड अकाउंट? द आंसर इज बी, जनरल रिजर्व अकाउंट। 11 to 15 डू एज डायरेक्टेड है। 11th, ऋण पत्र धारक कंपनी के सदस्य नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ट्रू और फॉल्स? बताओ। द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ना कि मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, वेयर विल यू रिकॉर्ड स्पोर्ट्स फंड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? गैर लाभकारी संगठन का अंतिम खाता तैयार करते समय आप खेल कोष को कहाँ दर्ज करेंगे? एंड द आंसर इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। ये आएगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और इसमें से जो एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं वो माइनस भी हो जाएंगे लाइबिलिटी साइड में ही। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल्ड? पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मंगवाया जा सकता है या मांगा जा सकता है वो होता है रिजर्व कैपिटल। 14, यदि नया साझेदार अपने ख्याति का हिस्सा नकद में लेके आता है तो उसे पुराने साझेदारों में क्या अनुपात में बांटा जाएगा? इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर इन देयर sacrificing ratio. Mention any two such items which are not transferred to realization account on the dissolution of a firm. ऐसे किन्हीं दो मदों का उल्लेख कीजिए फर्म के समापन पर वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं होते। किन्हीं भी दो खातों के बारे में आप बता सकते हैं? कैश अकाउंट का बैलेंस और P&L का बैलेंस। 16th क्वेश्चन है जो 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। परिवर्तनशील ऋण पत्रों को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। डिफाइन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन ब्रीफ। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? पहले हेडिंग लिखनी है अच्छे से। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? जिन्हें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन शेयर्स या फिर किसी और सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का व्यवसाय 4 लाख में खरीदा जिसके भुगतान में 100 रुपये वाले शेयर्स में 25% के प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं। आवश्यक प्रविष्ट बनाएं। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया 4 लाख में। पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। और 4 लाख रुपए देने की बजाय उन्होंने 100 रुपये वाले शेयर्स 25 रुपये प्रीमियम के साथ दे दिए। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड, क्योंकि एक्स ने परचेज़ किया वाई का बिज़नेस और अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज़ दोनों साइड। प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और फर्स्ट में 4 लाख रुपीज़, नेक्स्ट में आप
4 लाख बाय में जितने का प्रीमियम प्लस जो उनकी नॉमिनल वैल्यू से प्लस करना। अब नॉमिनल वैल्यू 100 है और प्रीमियम है 25%, तो आंसर हुआ 125। 4 लाख बाय 125 करके जो आंसर आया वो आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और 9 लाख माइनस शेयर कैपिटल का जो आंसर आया वो आएगा SPR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस, प्राप्ति और भुगतान खाते और आय और व्यय खाते में। पहला डिफरेंस है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की समरी होता है और P&L की समरी होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे रिसीट आती हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट आती हैं। इससे अपोजिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेन्स होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू बोथ नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। इसका अलावा 19th क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल ऑलमोस्ट रिवैल्यूएशन का अकाउंट की तरह होता है और इसका नॉमिनल नेचर होता है, यानी कि जो एक्सपेंस और लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट होंगे और इनकम्स और गेन्स होंगे क्रेडिट साइड में सारे आते जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बताना है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में। एज द नेम एवरेज और सुपर। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट पे कैलकुलेटेड होती है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। SPM यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल एक्सेस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है। एक्सेस प्रॉफिट हमारी फर्म का और कंपेयर करते हैं हम दूसरी फर्म्स के एवरेज प्रॉफिट के साथ। अगर किसी भी बिज़नेस को एक्सेस अर्निंग नहीं हो रही है तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा नहीं होगी, या फिर होगी ही नहीं अगर उसका एक्सेस अर्निंग हो रही है तो, नहीं हो रही है तो ये जो प्रॉफिट होते हैं एक्सेस प्रॉफिट, इन्हें ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं और इन्हें सुपर प्रॉफिट के साथ हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, कैपिटल जितनी इन्वेस्ट की है और इनटू में जितना रेट ऑफ रिटर्न हुआ है बाय 100। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया। गुडविल होगी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज इनटू में सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ए मिनट। अनिल सुनील और संजय ने 2 साल के इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए ऑन 31 मार्च 2016। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है पिछले 2 सालों की, अनिल की 8 लाख रुपए, सुनील की 7 लाख और संजय की 3 लाख रुपए। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों ईयर्स में दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में 2:3:2, 4:3:2 एंड सेकेंड ईयर में 3:2:1। एडजस्टमेंट एंट्री देनी है नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग की। सबसे पहले हम टेबल की फॉर्म में इसे एडजस्ट कर लेंगे। पहले दोनों ईयर की कैपिटल निकालेंगे 10% पर एनम के बेस पे, उसको प्लस कर लेंगे और नेक्स्ट में हम दोनों ईयर्स के प्रॉफिट निकालेंगे और उसे भी प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पहले टोटल निकल के, वो हमारा होगा कि कितने अमाउंट हमें पे करने हैं, और जो नेक्स्ट होगा हमारा लॉस। अब हम जो अनिल का है, अनिल का टोटल लॉस और टोटल पेबल अमाउंट माइनस कर देंगे। जितना कम होगा उतना हम रिकॉर्ड कर लेंगे एक तरफ। ऐसे ही हम सुनील और संजय के साथ भी करेंगे। अब जो लॉस में जा रहे हैं, मतलब जिन्हें और देना पड़ेगा, उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा और जिन्हें मिलना है उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा करंट अकाउंट के साथ, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, सो करंट अकाउंट इज़ यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम पार्टनर्स हैं, एक फर्म में प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं 5:3 में।
फर्म की पोजीशन 31 मार्च 2020 पे नीचे दे रखी है बैलेंस शीट में। इसके बाद शाम 3/4 शेयर के लिए ऐड होता है और जो कि 4 लाख रुपये कैपिटल लगाता है। फर्दर प्रीमियम देता है गुडविल पे 40,000 रुपीज़। राम और राज एग्री हो जाते हैं बढ़ाने के लिए प्लांट और मशीन को बाय 10% और एक रिज़र्व रेज करते हैं सन्ड्री डेटर्स के अगेंस्ट 5%। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये दो में से करना है। नेक्स्ट है साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लाभ की गणना के विभिन्न विधियां बतानी है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया होगा। जब हम पार्टनर के डेथ पे अकाउंट्स एक तरह से क्लोज करते हैं या फिर उनमें कुछ नया परिवर्तन लाते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। अब पार्टनर की डेथ हो गई है तो कुछ उसका जो अमाउंट है उसके हिस्से का वो हमें देना है, और जैसे ड्राइंग्स वगैरह हैं जो उसने ले रखी हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर जो लॉस हुआ उस पर वो हमें उससे लेना है। तो हम जो उसके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट स्टैंडिंग है वो क्रेडिट कर देंगे। उसका जो शेयर है गुडविल की वैल्यू बढ़ने से जो उसे मिला वो उसको उस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट और कैपिटल उसे देंगे, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी से जो प्रॉफिट आया है वो उसे देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस देंगे, और उसकी डेथ के डेट तक जो उसका प्रॉफिट है ईयर का वो भी देंगे। डेबिट क्या क्या करेंगे? ड्राइंग्स करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, लॉस करेंगे, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पे जो उसका शेयर है वो उसका अकाउंट में डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन पे जो उसका लॉस हुआ है वो डेबिट करेंगे, और उस रिडक्शन ऑफ गुडविल में जो उसका शेयर है वो डेबिट करेंगे। अब इसके प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक टाइम बेसिस और एक टर्न ओवर बेसिस। टाइम बेसिस तो अकॉर्डिंग टू द टाइम होगा, और टर्न ओवर बेसिस सेल के बेस पर होता है। टाइम बेसिस में क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर जब वो पर्सन पार्टनर था फर्म में, और सेल बेसिस पे होता है हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट और टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर, उसमें टाइम और उसमें सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट वाई लिमिटेड ने 10,000 शेयर ऑफ़र किए 10 रुपये का एक, और प्रीमियम था 10% पे। एप्लीकेशन आई 3 रुपये, अलॉटमेंट आया 5 रुपये जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था। रेस्ट ऑफ जितने भी फर्स्ट और फाइनल कॉल थे वो तब मिलेंगे। सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं। कंपनी ने रिसीव किया है अलॉटमेंट को छोड़कर सारी अमाउंट, एंड फर्स्ट और फाइनल कॉल ऑन 120 शेयर्स। दीज शेयर्स आर फॉरबिटेड। जो अलॉटमेंट पे जिन्होंने नहीं दिए थे वो जो शेयर्स हैं वो फॉरबिटेड हो गए हैं, और रीइशू करे हैं 9 रुपीज़ ईच पे। तो उसकी जर्नल एंट्री देनी है आपको। नेक्स्ट पूछा है, ये भी ऑप्शनल में है, ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर प्रोविज़न रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि जब हमने 10,000 शेयर इशू करे हों और जो एप्लीकेशन है वो 12,000 की या 15,000 की आ गई हो, ऐसी कंडीशन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। और प्रोविज़न इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे कि उनके साथ कैसे डील करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है एंट्रीज़ में। तो कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न ऑलरेडी सेट होते हैं कि जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हम एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व बना देते हैं। इन्हें हम प्राइमरी एक्सपेंसेस के साथ रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कमीशन और डिस्काउंट अलाउ करें अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर्स और शेयर पे, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर हम शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड सो सॉरी कि ये वीडियो लेट आ रहा है अगेन। गुड बाय, थैंक यू सो मच।